हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, नाइन्थ क्लास में लोअर क्लासेस में आपने इसको पहले पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक माइन्यूट बातों पर फोकस करेंगे। देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या, कैसा इसका सेटअप था, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या आउटकम्स थे, क्या रिजल्ट थे, किस प्रकार का इसने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया और फाइनली क्या इसकी लिमिटेशन रही, इन सभी चीजों पर हम गौर करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप क्या है। देखिए, कुछ इस टाइप का आपको सेटअप नजर आएगा कि एक सोर्स लिया गया रेडियो एक्टिव मटेरियल का। रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसके अंदर से लगातार कुछ इनविजिबल पार्टिकल, कुछ इनविजिबल अल्फा बीटा गामा रेस निकलती रहती हैं। तो यहां पर जो सोर्स लिया गया है दैट इज रेडियम एंड इसके अंदर से कॉन्टिन्यूसली अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? देखिए, अल्फा पार्टिकल बेसिकली जो हीलियम एटम होता है, अगर हम हीलियम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो जो डबल आयनाइज्ड हीलियम बनेगा, मींस जो न्यूक्लियस जिसको आज हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड डबल आयनाइज्ड हीलियम आयन, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। चलिए जी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि रेडियम से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और अल्फा पार्टिकल बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम की फॉर्म में जाना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, इसको लेड चैम्बर में रखा हुआ है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले और केवल स्ट्रेट फॉर्म में जो मूव कर सकते हैं उन्हीं को अलाउ करें। तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, जाकर किससे कोलाइड कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल फिल्म, थिन गोल्ड फॉयल फिल्म। देखिए, जैसे मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट पैक किया जाता है तो वो किया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल में। एक बहुत ही पतला एल्यूमिनियम, बहुत आसानी से आप उसको फाड़ भी सकते हो। तो यहां पर गोल्ड की फॉयल फिल्म ली गई है जिसकी थिकनेस 2 × 10⁻⁻⁷ मीटर की थिकनेस ली गई है। बहुत कम है थिकनेस, बहुत बहुत पतली थिकनेस है। देखो, गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा मेलिएबल होता है ना, मेलिएबल और डक्टाइल होता है, जिसकी वजह से हम उसकी एक बहुत थिन शीट और एक वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेलिएबिलिटी। तो गोल्ड को यहां पर इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत मेलिएबल है, हमने उसकी बहुत थिन शीट बना दी। अब थिन शीट बनाने का पर्पस क्या है? मोटा गोल्ड ले लेते? नहीं। देखिए, क्या होता है, रदरफोर्ड जो चाहते थे वो ये थे कि एटम्स की एक लेयर मिल जाए, एक सिंगल लेयर एटम की हमें मिल जाए, और वो गोल्ड में ही पॉसिबल है क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल है, उसको बहुत थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाकियों को नहीं किया जा सकता। तो कोशिश की गई कि एटम्स की एक लेयर ही काम आ जाए, एटम के पीछे दूसरी लेयर ना हो। लेकिन ऐसा तो खैर नहीं हो पाएगा क्योंकि इस थिकनेस के अंदर भी बहुत सारी लेयर आ जाएगी, 1000 लेयर आ जाएगी कम से कम एटम की। बट कोशिश की गई कि फिर भी मिनिमम से मिनिमम एटम की लेयर हो, ज्यादा लेयर ना हो, थिकनेस ज्यादा ना हो। तो मेलिएबल है गोल्ड, बहुत ही डक्टाइल है, थिकनेस ली गई है। और अब ये जो अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हैं जो स्ट्राइक करेंगे थिन गोल्ड फॉयल फिल्म में से, इस फिल्म के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर स्क्रीन, जिसके अंदर कोटिंग की गई है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। क्यों की गई है? ताकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ये इल्यूमिनेट हो जाता है, फ्लोरिसेंस, ठीक है, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकरा खटाक, वैसे ही लाइट प्रोड्यूस होगी छटाक, और उसको सेंस किया जा सकता है, इसके बाहर डिटेक्टर लगा के उसको सेंस किया जा सकता है। तो जिंक सल्फाइड की एक बिल्कुल सर्कुलर एक डिटेक्टर है जो कि बेसिकली अल्फा पार्टिकल जहां जहां टकराएंगे उनको डिटेक्ट किया जाएगा फ्लोरेसेंस के थ्रू, ठीक।
ओके चलिए जी, सर्कुलर स्क्रीन भी हो गई है, बाहर उसके डिटेक्टर भी हो गया है, वगैरह वगैरह। अब प्रोसेस क्या है, ऑब्जर्व किया गया, रदरफोर्ड भाई साहब ने ऑब्जर्व किया गया कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने कितने एंगल से डेविएट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या पाया, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी, और उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे हम क्या क्या रिजल्ट विड्रॉ कर पाएंगे। उन्होंने ये देखा कि 99.85% अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे which passes straight without any deviation, passes straight without any deviation, without any deviation, मतलब 99.85% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है, उनसे कोई टकराने वाला नहीं है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे एटम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, 99.85% स्पेस तो बिल्कुल खाली है, कोई नहीं रोक रहा उसको, बिल्कुल हाईवे की तरह अल्फा पार्टिकल भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम तो खाली है। चलिए कुछ और देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 0.14% का मतलब है कि 10,000 अल्फा पार्टिकल अगर गए ढक 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 ढक, तो उसमें से केवल 14 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री या उससे थोड़ा सा ज्यादा डेविएट हो गए। 0.14% अल्फा पार्टिकल्स 0.14% अल्फा पार्टिकल्स get deviated with an angle of around 1 डिग्री। बहुत कम डेविएट हुए, 1 डिग्री के आसपास की डेविएशन है। मतलब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये गोल्ड फॉइल फिल्म है, ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया, कोई रोक नहीं रहा। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और थोड़ा सा डेविएट हो गया, तो ये था, इसको जाना था बिल्कुल सीधा, तो ये थीटा, ये जो एंगल हमने लिया है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने देखा जितने अल्फा पार्टिकल थे उसमें से 99.85% तो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो गए, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो डेविएट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो एटम के जितना ज्यादा सेंटर के क्लोज आए वो उतना ज्यादा डेविएट हुए। वो आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जितने अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर के पास से गुजर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। जो जितना ज्यादा सेंटर के पास आता है उतना ज्यादा वो डेविएट होता चला जाता है। इसका मतलब साफ हो गया कि जो जितना सेंटर के क्लोज आ रहा है उतना डेविएट हो रहा है, तो उसका मतलब जरूर एटम के सेंटर में कुछ रखा हुआ है। अब अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा लग सकता है, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि एटम के सेंटर में भी जरूर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने तो कुछ इस तरह का मॉडल दिया कि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम के अंदर फैला होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर फैला होता है और नेगेटिव चार्ज बीच बीच में उसमें एम्बेडेड होता है। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है जिसे हम खाते हैं बड़े चाव से, वो है पॉजिटिव चार्ज जो पूरे वाटरमेलन में स्प्रेड होता है। और जो बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, जिनको हम निकाल देते हैं पहले, वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। ऐसा कुछ पहले माना गया था रदरफोर्ड से। लेकिन वाकई अगर ऐसा होता तो अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज भी पूरे एटम में फैला होता है, तो कोई भी अल्फा पार्टिकल सीधा जा ही नहीं सकता था, सारे के सारे इधर डेविएट हो जाते। इसका मतलब थॉमसन मॉडल तो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। जी हाँ, थॉमसन की तो बहुत बेइज्जती की है रदरफोर्ड भाई साहब ने। तो रदरफोर्ड मॉडल कम से कम एक पिक्चर तो क्लियर कर ही रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं फैला हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं एटम के सेंटर में है, कहीं ना कहीं। तभी तो इतने परसेंट अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, है ना। जो जितना सेंटर के क्लोज आ रहा है उतना ज्यादा वो डेविएट हो रहा है। इसका मतलब साफ हो चुका है कि देयर मस्ट बी a positive charge, there must be a positive charge situated at the center of atom which is responsible for repelling the alpha particles, जो अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर रहा है, डेविएट कर रहा है, बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है। और तकरीबन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे ही होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं
1000 20,000 में से एक मान लो जो 90 डिग्री से भी ज्यादा डेविएट होते हैं, यानी कि 1 ऑफ 20,000 डेविएट, ये आपको डेटा हर बुक में अलग अलग मिलेगा। 1 ऑफ 20,000 डेविएट मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट होगा, यानी कि ये गया, जैसे कि यहां पर अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अगर इसे कोई नहीं रोकता तो ऐसे चला जाता है, वैसे ये आया और ऐसे हो गया, तो ये इसका देखो ये तो हो गया 90, तो ये 90 से ज्यादा हो गया है डेविएशन। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल काफी कम है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिलता है जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो जाता है, और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो लाखों में एक होता है ना, हीरा है हीरा, 1 ऑफ मिलियन रिट्रेस बैक इट्स पाथ, यानी कि गया और जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आ गया। 1 ऑफ मिलियन गेट रिट्रेस्ड बैक इट्स पाथ, रिट्रेस्ड बैक इट्स पाथ। ये तो हीरा है भाई, और हीरा इतनी आसानी से थोड़ी होगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी देखिए ना कितनी कम है, लाखों में एक हो रहा है, 1 in million which retrace back its path। ये तो ऑब्जर्वेशन आई, इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे देखिए बहुत सारी बातों को निकाला गया। इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि अगर इतने अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरी वॉल्यूम में नहीं फैला हुआ, वो थोड़ी सी वॉल्यूम के अंदर है, एक बार, लेकिन कितनी वॉल्यूम के अंदर? अब ऑलमोस्ट 100% तो फ्री हो गए, ऑलमोस्ट 100% तो अल्फा पार्टिकल निकल ही गए, 0.15% ही अल्फा पार्टिकल ऐसे जो थोड़े बहुत डेविएट हो रहे हैं, और वो भी सेंटर के आसपास से डेविएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, जिसको ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस। Rutherford coined the term nucleus for that, coined the term nucleus। nucleus term रदरफोर्ड के थ्रू ही दी गई थी। और क्या आइडिया लगाया गया कि भाई अगर इस रूम को मैं एटम मान लेता हूं, ये रूम मेरे लिए एटम है, तो इस रूम के अंदर जो एक मक्खी का साइज होगा वो न्यूक्लियस है। Oh my God, मक्खी की कोई औकात ही नहीं है। मीन्स ये रूम अगर हमारे लिए एटम है तो इसके अंदर जो एक मक्खी है वो न्यूक्लियस है। अब आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं और मेरे को एक फुल्ली लोडेड मशीन गन दे दी जाती है कि सर जी मक्खी को उड़ाना है आपको, तो मैंने आंखों पे काली पट्टी बांधी और मशीन गन लगा दुक 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 कर दिया, तो क्या मक्खी मरेगी? देखिए बुलेट तो बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, 99.85% बुलेट तो सीधी चल जाएंगी, मक्खी का शिकार होगा भगवान ही जाने, क्योंकि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रही है ना वो मक्खी, यानी जो न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसका जो साइज है इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। मींस कहीं ना कहीं अगर मैं रेडियस की बात करूं, साइज की बात करूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा है। और अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं तो एटम तो बड़ा है, तो कहीं ना कहीं 1,00,000 गुना बड़ा साइज है एटम का उसकी न्यूक्लियस से। अगर इससे हम उसकी वॉल्यूम को आइडिया लगाएं, वॉल्यूम का आइडिया लगाएं तो आप देखते ही रह जाएंगे कि वॉल्यूम कहां से कहां जाएगी। देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर है 10⁻⁻15, तो पूरे का क्यूब, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम को कंपेयर करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो कहीं ना कहीं जो एटम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इट इज 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बहुत 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 बड़ा है यार, डबल ट्रिपल 10 टाइम 20 टाइम 1000 टाइम 1,00,000 टाइम ऐसा नहीं है, 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम। एटम की जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं न्यूक्लियस की वॉल्यूम के 10⁻15 टाइम्स है यार, बहुत बहुत बड़ी है
यानी जो न्यूक्लियस बेचारा ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करते हैं कि भाई गोल्ड के न्यूक्लियस का क्या साइज होगा, यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस का क्या साइज होगा, सल्फर का क्या होगा, तो सभी का वो साइज अलग अलग होता है। उसका भी एक रफ आइडिया दिया गया है कि जो साइज है न्यूक्लियस का, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल एटम्स। और जनरली ये दिया गया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है इट इज R0 a⁻⁴। R0 यहां पर एक साइज दिया जाता है, दैट इज 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर, जिसको प्यार से 1.4 फर्मी भी कहा जा सकता है। एंड A इज द मास नंबर, है ना, A इज द मास नंबर। तो इस रिलेशन से आप रेडियस किसी XYZ मेटल एटम की आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला R = R0 a1/3। A is the mass number, R0 is the value 1.4 फर्मी अराउंड। सो चलिए, काफी बड़ा आइडिया हमें मिलता जा रहा है कि इतने अल्फा पार्टिकल निकल गए, इतने थोड़ा सा 1 डिग्री से डेविएट हुए, इतना एक मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर रहा था, और ये तो लाखों में एक हमारा हीरा है जो रिट्रेस बैक कर जाता है। देखो अब इससे बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली, बहुत जबरदस्त। देखिए, अगर आपने कभी बचपन में कंचे खेले हो, कंचे, एक मोटे कंचे में एक मोटा कंचा स्टेशनरी फॉर्म में रखा हुआ, उस पर कोई छोटा सा पतला सा कंचा मारोगे ना, तो मोटे से जब टकराएगा तो टकरा के वो वापस आ जाएगा, लेकिन मोटा कंचा जो है, हैवी कंचा जो है, वो वहीं का वहीं रहेगा, और छोटे वाला टकरा के पीछे आ जाएगा। वही कहानी कुछ यहां पर है। देखिए, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसका मास तो बहुत कम है ना, केवल 2 यूनिट है। और गोल्ड का पार्टिकल काफी हैवी है, गोल्ड का पार्टिकल काफी हैवी है। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल सकता है। क्या इससे रिजल्ट वो हमें मिल सकता है कि अगर हम जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल बात करते हैं 1/मिलियन वाले की, कि वो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, बिल्कुल सेंटर से धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा उसका? देखिए, उसका सीन कुछ हम ऐसे बना देंगे कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, और ये अपना न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो अब इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। अब गोल्ड में कितने प्रोटॉन हैं? Z प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, तो Z प्रोटॉन का Ze हो गया। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यानी 2 यूनिट चार्ज है, ठीक। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धीरे धीरे रिपेल करेगा, रोकेगा, रोकेगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन ये बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, 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 लेकिन कहां तक आएगा? एक डिस्टेंस तक आएगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आ पाएगा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा ना। मान लो ये डिस्टेंस हो गया a, तो इस पॉइंट पर आकर इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी है ना। जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी, इट इज टोटली चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट A। तो ये जो डिस्टेंस है ना, कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू दिस पॉइंट A, जहां पर इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितना क्लोज अप्रोच कर सकता है अल्फा पार्टिकल। देखो, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अल्फा पार्टिकल भी हैवी है, लेकिन न्यूक्लियस जो गोल्ड एटम का है वो काफी हैवी है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, देख रहे हैं कोई सामने ब्रेकर है, तो हम ऐसे अपनी स्पीड और थोड़ी बढ़ा देंगे, ब्रेकर को देख के हम अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करेंगे।
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ पर आकर स्पीड जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आवर। Q1 यानी कि अल्फा का चार्ज कितना है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन का यानी कि गोल्ड का Ze अपॉन में R0। ठीक है, तो यहां से R0 हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। तो सीधी सी बात है ना, जितनी ज्यादा इस पे काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा ये इसके क्लोज आ पाएगा, जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी उतना जल्दी वो रुक जाएगा, उतना दूर होगा। इसीलिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक बात जो हमें इससे समझनी है वो ये समझनी है भाई कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत मैसिव है, बहुत डेंस है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल रिट्रेस बैक हो गया, तभी तो इसने इसको रोक दिया। ये आया और बस यहां से अब ये वापस होके चला जाएगा, 180 डिग्री की इसमें डेविएशन हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत मैसिव था, बहुत हैवी था, बहुत डेंस था। मतलब वैसे तो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, बट द total mass of atom is supposed to be concentrate inside the nucleus। पूरे एटम का मास लगभग लगभग न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट होता है। मींस वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, आपने देख ली कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम एटम की वॉल्यूम के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करेंगे, द टोटल मास ऑफ एटम is supposed to be concentrate inside the nucleus। यानी कि पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है। मींस न्यूक्लियस इज हाईली डेंस। न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत डेंस होता है, बहुत ही मैसिव होता है, बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है न्यूक्लियस, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है। बट हाँ, वॉल्यूम के मामले में आप कह सकते हैं कि हाँ, कि ये अगर एटम है तो ये छोटा सा बेचारा ये इसका न्यूक्लियस है, और बाहर जितना भी ये स्पेस है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, है ना। ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया, ये न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया जहां इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। वैसे रदरफोर्ड ने कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में तो नहीं दी, है ना, कि वो कौन से शेल में होंगे, इस तरह की उसने कुछ भी बातें नहीं की रिगार्डिंग शेल, रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी कोई बातें फिलहाल इस मॉडल से नहीं आई थी। जो क्रेडिट दिया जाता है रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो केवल न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है जी, काफी मैसिव है न्यूक्लियस, तभी तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से ऊपर थे वो तो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो गए। जितना आप सेंटर के क्लोज आते गए उतना आप डेविएट होते गए। जो सेंटर के जितना ज्यादा क्लोज आता है उतना वो हेवीली डेविएट होता है, उसका एंगल उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसको कहीं ना कहीं एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय बी। देखिए क्या होता है कि सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, राइट, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब अल्फा पार्टिकल अगर बहुत ऊपर से है, बहुत ऊपर से पास आउट हो रहा तो बिना किसी डेविएशन के चला जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएगा तो हल्का सा डेविएट होगा, और नीचे से आएगा और ज्यादा डेविएट होगा। यानी जो जितना सेंटर के क्लोज आता है उतना वो हेवीली डेविएट होता है। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल था, ये स्ट्रेट आ रहा है अभी ये, और आया 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 और बेचारा ये डेविएट हो गया, है ना, ऐसे कुछ डेविएट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल बाद वाला नहीं, इनिशियल स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है
वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, ये भी देखते हैं। देखिए, अगर मैं इंपैक्ट पैरामीटर की बात करूं तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू काफी बड़ी है, इफ b इज वेरी हाई, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है b की तो ये बहुत ऊपर होगा, बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा थीटा होगा वो तो उसमें कोई डेविएशन ही नहीं होगी, दैट इज जीरो, है ना, आया स्ट्रेट पास आउट हो गया। लेकिन अगर b बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, b इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा है तो वो धीरे से डेविएट होगा। अगर वो जीरो ही है तो जाएगा और रिट्रेस बैक होके वापस आ जाएगा, गया और रिट्रेस बैक होके वापस आ गया, यानी कि थीटा कहीं ना कहीं यहाँ पे 180 के आसपास होगा। अगर कब, जब b बहुत स्मॉल होता चला जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, तो थीटा हमारा जो डेविएशन का एंगल है वो कहीं ना कहीं 180 हो जाएगा। जो लाखों में एक था ना वो गया और वापस आ गया, जिससे प्रूव हुआ था कि न्यूक्लियस बहुत मैसिव है, जिससे प्रूव हुआ कि वो एटम का जो टोटल मास होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की तमाम बातें हमें जो मिली वो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के ही थ्रू तो मिल रही है। तो रदरफोर्ड ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, देखो ना कितना एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी सोचना कि इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो सकता है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये सब चीजों को सोचना। तो इसलिए बहुत बड़े साइंटिस्ट में हम इनको काउंट करते हैं, कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है कि इन्होंने थ्योरेटिकली उठा के कुछ दे दिया ना, बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है ना। देखिए, इन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, तो n दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज इक्वल टू k z स्क्वायर अपॉन साइन 4 थीटा बाय 2। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है कहीं, है ना, इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। कभी आप ग्रेजुएशन वगैरह में इसको पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, बहुत ही लंबा चौड़ा डेरिवेशन, तब जाके रिजल्ट आता है। तो फिलहाल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड दैट इज इक्वल टू दिस मच, राइट, दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। क्या लिमिटेशन रही है रदरफोर्ड की? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे सिंपल जो लिमिटेशन है वो यही है कि रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों भाई, क्या पंगा रह गया? देखो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, राइट, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में होने की वजह से वो एक्सेलरेट होता रहता है ना, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक्सेलरेट होता रहता है। और मैक्सवेल ने क्या कहा है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। जी हाँ, मैक्सवेल ने कहा था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन या एमिट एनर्जी। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो तो धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा। द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ डिक्रीजेस, क्योंकि धीरे धीरे उसकी तो एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और एक टाइम आएगा वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम भड़ूम धूम धड़ाका हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा सोचा गया। तो यहां पर रदरफोर्ड भाई साहब हमारे फेल हो गए कि आखिर एटम स्टेबल क्यों नहीं है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस दौरान
क्योंकि अभी तो एक तो न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर बोहर मॉडल आता है, स्पेक्ट्रम आता है, वो सारी चीजें यहाँ पर अभी गायब थी। तो बहुत अर्ली स्टेज में था, बट वेरी सक्सेसफुल मॉडल टू एक्सप्लेन the concept of nucleus, regarding the size of nucleus, regarding the magnitude of positive charge in a contained volume, कितनी वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, इन सभी बातों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद एटम का एक बहुत ही क्लियर कट पिक्चर सामने आ गई कि हाँ ऐसा कुछ स्फीयर है और जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है। बहुत क्लियर कट पिक्चर है जो आज तक चल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने वेव मैकेनिकल मॉडल को कंसीडर, वेव मॉडल को नहीं किया कंसीडर, इन्होंने एटम को, इलेक्ट्रॉन को, सब ने पार्टिकल माना। थॉमसन ने भी पहले पार्टिकल माना, इन्होंने भी पार्टिकल माना, बोर ने भी पार्टिकल माना, लेकिन फिर बाद में कहानी धीरे धीरे बदली है। चलो वो तो लंबा सफर है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वगैरह वगैरह, और स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम के लिए तो चलो कहानी अभी बहुत लंबी है, फिलहाल ज्यादा लिमिटेशन निकालना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को बिल्कुल जैसे अल्फा पार्टिकल ने तबाह करने की कोशिश की थी गोल्ड एटम को, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उस रेड बटन को तबाह कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।